तो मेरा सपना था कि मैं भारतीय वायुसेना में एक पायलट बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। जब म्यूचुअल फंड की बात करें या फिर हम शेयर मार्केट की बात करें या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे निवेश के तरीके हैं जो डिजिटल तरीके से होते हैं। क्योंकि आज आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा। स्टॉक और म्यूचुअल फंड अच्छे ऑप्शन है, मैं ये नहीं कहता कि वो खराब ऑप्शन है। और डाक विभाग का जो मैं आपको बताऊं कि जो उसका जो विस्तार है, इतना बड़ा विस्तार है उसका, 1.5 लाख से ज्यादा पोस्ट ऑफिसेज हैं जो पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में सर्व कर रहे हैं। और सबसे बड़ा उसका जो डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको जानकारी नहीं है, आपने किसी के कहने पे या किसी क्या कहते हैं किसी के सुझाव पे इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि वहां आपको जो है बड़ा नुकसान भी देखना पड़े। तो यानी बीहड़ से बीहड़, बंजर से बंजर, पहाड़ी से पहाड़ी और प्लेन से प्लेन, हर जगह पे आपको जो है डाक विभाग की सर्विसेज देखने को मिलती हैं। सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की। डाक सेवा जन सेवा। डाकघर में आज भी पूरे भारत में सिर्फ 500 रुपए से बचत खाता खुलता है। डाकघर के बचत खाते में आज भी आपको 4% इंटरेस्ट मिलती है। अच्छा। हाँ, तो समय से ज्यादा बलवान कुछ नहीं है सर, ना मैं, ना आप, ना कोई। अब देखिए, मैं ये जो जवाब देने जा रहा हूँ, इससे हो सकता है कि बहुत से आपके दर्शक ये कहें कि ये जवाब सभी देते हैं और यही जवाब है। उसे फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल चीजें आनी चाहिए, खास तौर से एक एजुकेटेड आदमी से तो हम ये अपेक्षा करते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करें, उनसे अच्छी चीजें, उनकी पॉजिटिव चीजें गेन करें, ना कि उनकी नेगेटिव चीजें। मोबाइल दोधारी तलवार है सर। लोग कहते हैं मोबाइल पे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सर, वो लोग भी तो हैं जो मोबाइल से अपना करियर बना लिए हैं। उस लाइन से आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट ना हो। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी डॉक्टर सत्यवीर सिंह। आप देख रहे हैं रूह टॉक्स, रोहिलखंड की बातें आपके दिल तक। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम जानेंगे आज के एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो वित्तीय मामलों की जानकार है। वो ना सिर्फ वित्तीय लेन देन में यकीन रखते हैं और आज के कार्यक्रम के मेहमान हैं उमेश त्रिवेदी जी। आपका आज के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। त्रिवेदी जी, आज चूँकि ये पॉडकास्ट जिसमें आप मेहमान के रूप में आए हैं, इसमें हम वित्तीय लेन देन, वित्तीय व्यवस्था के बारे में बात करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से या क्या-क्या चीज़ें लोगों के लिए लाभदायक हो सकती हैं। तो हमारे दर्शक इस चीज़ के लिए, मुझे लग रहा है, काफ़ी एगरनेस होगी उनके अंदर, सुनने की, जानने की इच्छा होगी, जिज्ञासा होगी। तो शुरू करते हैं हम पहले राउंड। तो त्रिवेदी जी, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। तो यही चीज़ जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कहाँ बीता, शुरुआती शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई और छात्र जीवन में आपका सपना क्या? देखिए, सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ कि मेरा शुरुआती जीवन जो है इसी शहर में, बरेली शहर में ही बीता। और मैंने अपनी मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो मैंने ही बरेली शहर में ही ली। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन भी यहीं से कंप्लीट किया। और जहाँ तक मेरे छात्र जीवन में मेरे जो सपने का सवाल है, जब मैं 12th क्लास में पढ़ता था, या ये कह लीजिए कि लगभग 15-16 साल की एज में था, टीन एज में, तो मेरा सपना था कि मैं भारतीय वायुसेना में एक पायलट बनूंगा और देश की सेवा करूंगा। जी। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए कि वो मौका मुझे नहीं मिल पाया और मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया। चूँकि आज आपने मेरी दुखती रख पे हाथ रखा कि मेरा बचपन में क्या सपना था, मैं कहाँ पहुँचना चाहता था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत अच्छा। ज़रूरी नहीं कि हर सपना पूरा हो, लेकिन जिस क्षेत्र में भी जाएँ, वो क्षेत्र में आदमी को अच्छा करना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है आपसे हमारा कि वित्तीय मामले जिनके में आप अच्छी महारत हासिल की हुई है, आपने उनकी अच्छी जानकारी रखते हैं, उसमें आपने कब से रुचि लेना शुरू किया है? देखिए, मैं जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया। और जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, तो ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने कि किस-किस तरह की हमारे पास जॉब ऑप्शन हो सकते हैं, उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करना शुरू किया। जी। प्रिपरेशन के बाद मैं एग्ज़ाम्स भी देता रहा, साथ-साथ प्रिपरेशन करता भी रहा। और मैंने फिर जो है, जो प्रिपरेशन मेरी एक अच्छे लेवल पे पहुंच गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका लाभ जो है दूसरे अभ्यर्थियों को भी दिया जाए। तो मैंने फिर उससे साथ-साथ जो है पढ़ाना भी शुरू कर दिया। हुँ। ये बात है आज से लगभग 13-14 साल पहले की, ठीक है? तो मैंने जो है अपनी तैयारी की और तैयारी के साथ-साथ मैं एग्ज़ाम्स भी देता रहा और दूसरों को मैंने जो ज्ञान अर्जित किया था, जो मैंने अनुभव लिया था, जी। वो दूसरों को भी मैं कह सकते हो आप प्रोफ़ेशनली भी देता रहा। कुछ साल मैंने जो है टीचिंग के क्षेत्र में भी अपना जो है योगदान दिया हुँ। और वहाँ से मुझे अच्छी नॉलेज गेन हुई। उसी के साथ फिर जो है
मैं एक वित्तीय संस्थान से जुड़ गया हम्म, और पिछले लगभग 12-13 सालों से मैं उसी वित्तीय संस्थान के साथ काम कर रहा हूँ। और जिस आप अनुभव की बात कर रहे थे, जानकारी की बात कर रहे थे, तो ये अनुभव, मेरी जानकारी, क्योंकि उस क्षेत्र में काम कर रहा था, तो धीरे-धीरे उसकी वो जो है सारी जानकारी मैंने इकट्ठी करी। आज मैं उसका लाभ खुद भी लेता हूँ और अपने मिलने वाले, जानने वाले और आप जैसे जो हमारे सहयोगी लोग हैं, उनको भी अब मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आज मैं आपके साथ इस पॉडकास्ट पे आया हूँ, जी, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा अनुभव है या मेरी जानकारी है, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और भी लोगों तक पहुँचे, जिससे कि लोग उसका जो है फ़ायदा उठाएँ। अब आते हैं सीधे एक ऐसे प्रश्न पर जो मुझे लग रहा है कि युवाओं को ज़्यादा आकर्षित करेगा। आज के समय में जब आज का हर युवा हाथ में सेल फ़ोन लिए हुए है, एंड्रॉयड फ़ोन या आईफ़ोन चला रहा है, ऐसी स्थिति में जब म्यूचुअल फ़ंड की बात करें या फिर हम शेयर मार्केट की बात करें या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे निवेश के तरीके हैं जो डिजिटल तरीके से होते हैं। ऐसे में वो तरीके जिनका आप प्रचार प्रसार करते हैं या लोगों को बताते हैं कि वो लोगों के लिए ज़्यादा कारगर हैं, फ़ायदेमंद हैं, वो इनकी अपेक्षा कम मुनाफ़ा देते हैं। वर्तमान योजनाएँ जो चल रही हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं, वो चाहे वो म्यूचुअल फ़ंड हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, उसकी अपेक्षा कम मुनाफ़ा देते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप इस चीज़ को किस प्रकार से देखते देखिए, मैं इस पर बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहता हूँ। हैं? जो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड की बात आप कर रहे हैं, स्टॉक और म्यूचुअल फंड अच्छे ऑप्शन हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो ख़राब ऑप्शन है। इवन मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैं भी इस तरह की जो योजनाएँ हैं, उनमें इन्वेस्ट करता हूँ। लेकिन आपको पता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए या स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए आपको उसकी प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। और सबसे बड़ा उसका जो डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज ये है कि अगर आपको जानकारी नहीं है, जी। आपने किसी के कहने पे या किसी, क्या कहते हैं, किसी के सुझाव पे इन्वेस्ट कर दिया, तो बहुत हद तक प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ आपको जो है बड़ा नुकसान भी देखना पड़े। अब इस नुकसान के लिए हर कोई हो सकता है तैयार ना हो, और हुँ, हर कोई, मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग तैयार नहीं होते। हुँ, ठीक है, अब मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे जो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एक जनसाधारण को ध्यान में रखते हुए। वो जनसाधारण, चाहे वो रोज़मर्रा का काम करने वाला व्यक्ति हो, हुँ, चाहे वो कोई नौकरी पेशा व्यक्ति हो, हुँ, चाहे एक किसी का कोई छोटा-मोटा बिज़नेस हो, उस हुँ, तरीके का व्यक्ति हो, क्योंकि वो अपने जो उसके जो मेन काम है, जैसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं, वो तो वो काम कर ही रहा है। हुँ, ठीक है? वो चाहता है ऐसी जगह निवेश करना, जैसे मान लीजिए आप बैंक में जाते हैं और हुँ, बैंक में अपना कोई फ़िक्स डिपॉज़िट करते हैं। ठीक है? तो फ़िक्स डिपॉज़िट करने के बाद वहाँ से आपको रिटर्न में कुछ ना कुछ मिलता है हुँ, और उसे ले जाके आप रख देते हैं। हुँ, तो जो आपकी जो तय समय सीमा होती है, उससे पहले आप बैंक में रोज़ चक्कर मार के पूछते नहीं हैं उससे बिल्कुल, कि भैया मेरा पैसा जो मैंने जमा किया था कितना हो गया, कितना हो गया? बिल्कुल। लेकिन जो लोग इस तरह के इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे हुँ, आपने कहा म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट, क्योंकि वो फ़ोन की आपकी फिंगर टिप्स पे है। हुँ, आपने फ़ोन खोला और फ़ोन में आप उसे देख रहे हैं कि हुँ, भैया आज मैंने कल ₹1000 लगाए थे, आज कितने हो गए? हुँ, तो कितना, क्या आपके पास इतना समय है कि आप उसको प्रॉपर फ़ॉलो कर पाएँ या उसे एनालाइज़ कर पाएँ? हुँ, ठीक है? तो जो जनमानस की चीज़ें हैं, जो जनसाधारण के लिए हैं, उसके लिए आदमी को चाहिए कि एक गारंटी वाली चीज़। हुँ, तो मैं जिन योजनाओं की बात कर रहा था, वो सरकार की गारंटी के साथ आती हैं, हुँ, जो कि मैंने आपको बताया कि जैसे डाक विभाग के माध्यम से लोगों को मिल रही हैं। ठीक है। और डाक विभाग का जो, मैं आपको बताऊँ कि जो उसका जो विस्तार है, इतना हुँ, बड़ा विस्तार है उसका, 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, जो पूरे इंडिया में, भारतवर्ष में सर्व कर रहे हैं। अच्छा, यानी ये मान के चलिए कि एवरी हाउसहोल्ड ऑफ दिस इंडियन टेरिटरी इज़ कवर्ड अंडर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। पोस्ट, ठीक ठीक है? है। तो यानी बीहड़ से बीहड़, हुँ, बंजर से बंजर, हुँ, पहाड़ी से पहाड़ी और प्लेन से प्लेन, हुँ, हर जगह पे आपको जो है डाक विभाग की सर्विसेज देखने को मिलती हैं। और जहाँ तक बात डिजिटल होने की है, तो डाक विभाग भी आजकल बहुत हद तक डिजिटल हो गया है। हुँ, यानी कि इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएँ, हुँ, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएँ, यूपीआई जैसी सुविधाएँ डाकघर के माध्यम से भी लोगों को मिल रही हैं। ठीक है। ठीक है? तो यानी जो, ऐसा नहीं है कि जो न्यू जनरेशन के लोग हैं या जिन्हें हम लोग कहते हैं जेन जी हैं, हुँ, वो इनसे नहीं जुड़ सकते, बिल्कुल जुड़ सकते हैं। और इवन जो सर्विसेज हैं, वो हुँ, जो उनकी जो कॉस्ट है, हुँ, वो बैंकिंग की सर्विसेज से या किसी और फाइनेंशियल सर्विसेज से बहुत कम है। अच्छा, क्योंकि डाक सेवा जो है, इस उद्देश्य के साथ सरकार चलाती है, डाक सेवा जन सेवा। ठीक ठीक है? है। तो वो एक प्रॉफिटेबल उसकी तरह नहीं चलाती, वो इसकी तरह चलाती है कि हर एक आदमी, ये सुनिश्चित करती है कि हर एक आदमी को वो सुविधा मिल मिल सके। जाए। इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा था, जैसा कि आप बता रहे हैं कि डाक सेवा, जन सेवा, मैं डाक खाने की बात कर लेता हूँ, पोस्ट ऑफिस की ही कर लेता हूँ। आपका क्या मानना है कि जिस तरह से योजनाओं को बताया जाता है, सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम लॉन्च होती है और उसके बाद जब वो आम जनमानस के लिए पहुँचती है, क्या जितनी सुलभता से वो चीज़ें बताई जाती हैं, आम जनमानस को वो उपलब्ध हो पाती हैं? या अगर नहीं हो पाती हैं,
तो क्या कारण है और आम जनमानस में ऐसी आपको ऐसा क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि वो उन योजनाओं को जो है अपने उपभोग में ला सके? देखिए, ये बात तो मैं बिल्कुल मानूँगा कि जो उपभोग करने की बात है जहाँ तक, आम मानस तक पहुँच जाती है। उसका कारण क्या है कि जो ज़्यादातर पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, हुँ, अराउंड मोर देन 75% जो पोस्ट ऑफिसेज़ हैं, वो रूरल एरिया में है, इंटीरियर्स में है। हुँ, ठीक है? और हर गाँव का आदमी भी जो है, वो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज़ को जो है, उनको यूज़ कर सकता है। हुँ, और रही बात कि जनमानस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो हर एक आदमी उसकी सर्विसेज का यूज़ कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर बात करें कि आज भी भारत की ज़्यादातर आबादी गाँव में रहती है। आपने कई सारे रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा, कई सारे वीडियोज़ में देखा होगा, हुँ, ठीक है? हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर लगती है, जैसे आप जैसे लोग जैसे ये इनिशिएटिव ले रहे हैं जी, कि इस जैसे मान लीजिए हमारा जो ये पॉडकास्ट चल रहा है, जी, ये कल इंटरनेट पे अपलोड होगा। जब इंटरनेट पे अपलोड होगा तो ज़्यादातर लोगों की रीच में पहुंचेगा, बिल्कुल। ठीक है? आज भी ऐसा है कि जब कोई चीज़ किसी पैम्पलेट पे लिखी हुई होती है, किसी बोर्ड पे लिखी होती है, तो उसे पढ़ के समझना थोड़ा आदमी को मुश्किल भी लगता है और कई हुँ, बार वो सोचता है कि अरे पढ़ लेंगे, बहुत सारा है, आई गई चीज़ हो आई जाती है। गई चीज़ हो जाती है। हुँ, लेकिन ये वीडियो स्क्रॉल करते समय किसी के मोबाइल पे आ जाएगी और उसे ये जानकारी अच्छी लगेगी तो फिर वो उसे ध्यान से देखेगा। हुँ, और देखी हुई चीज़ में और पढ़ी हुई चीज़ में फ़र्क ये होता है, पढ़ी हुई चीज़ आदमी पढ़ के भूल जाता है। हुँ, और जब वो उसे एक बार देख लेगा तो उसको एक बार माइंड में क्लिक करती है। तो बिल्कुल। कहीं न कहीं आप जैसे लोग भी, मुझे लगता है कि ये हम लोग जो है जनमानस का ही काम कर रहे हैं। हुँ, जब ये वीडियो कल को जो है इंटरनेट पे अपलोड होगा और लोग देखेंगे, तो उन्हें जो है एक अच्छी और स्पष्ट जानकारी जो है मिलेगी वीडियो के माध्यम से। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं आ जाता हूँ योजनाओं पर। तो मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगा कि मुझे पता है बहुत सारी योजनाएँ चल रही होंगी, जिनको मेरे ख़्याल से आप बताना भी चाहेंगे चूँकि समय की एक बाध्यता रहती है। तो कोई भी 2 योजनाएँ मैं आपसे जानना चाहूँगा जो जनमानस के लिए बहुत काम की हैं और आम जन को उसकी जानकारी होनी चाहिए और उनका लाभ लेना चाहिए। देखिए, कई सारी योजनाएँ हैं जो कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोगों को दी जा रही हैं और लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं। हुँ, और आप यकीन नहीं करेंगे, एक बहुत बड़ा जो डिपॉज़िट है, हुँ, वो लोगों का पोस्ट ऑफ़िस के अंदर है। उसका रीज़न यही है, उसका कारण यही है कि लोगों का सरकार की जो गारंटी है उसके पीछे, उसमें हुँ, विश्वास है। हालाँकि अगर आप देखेंगे कि बैंकों में या किसी और प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आप जाते हैं, तो हुँ, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में और गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी फ़र्क होता है, ठीक है? और वो आपको फ़र्क पता भी लगता है वहाँ पर देखने पे। लेकिन लोग उस फ़र्क की वजह से नहीं, लेकिन वो जो सरकार की सुरक्षा की गारंटी है, उसकी वजह से इनमें बहुत दिलचस्पी लेते हैं, ठीक है? जहाँ तक न्यू जनरेशन की बात है, तो मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे इनका प्रचार-प्रसार करने का, भविष्य में मुझे उम्मीद है कि ऐसे और भी लोग इस तरह का इनिशिएटिव लेंगे और ये जो वैल्यूएबल स्कीम्स हैं, जो हुँ, योजनाएँ हैं, जो अभी सिर्फ़ कुछ ही लोगों तक हैं या ऐसे लोगों तक हैं जो विज़िट करते हैं पोस्ट ऑफ़िस में, हुँ, फिर ये जब मोबाइल के फिंगर टिप्स पे हो जाएँगे, तो ये जन-जन तक पहुँच जाएँगे। इनमें से जैसे आपने 2 योजनाओं की बात की, एक मैं योजना का नाम लेता हूँ उसमें, जो डाकघर का बचत खाता होता है, आपने बचत खाता खुलवाया होगा अपना बैंक में। तो हाँ, जब हम बैंक में जाते हैं किसी भी अर्बन ब्रांच में या किसी रूरल ब्रांच में, तो आज बैंक में भी अच्छे खासे चार्जेज़ लगते हैं। इवन हुँ, एक अकाउंट को चलाने के लिए भी एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें डिपॉज़िट करके रखना पड़ता है। बिल्कुल। ठीक है? तो एक नॉर्मल आदमी हो सकता है कर ले, हुँ, जो कह सकते हैं हम लोग मिडिल क्लास, हुँ, लेकिन जो एक लोअर क्लास आदमी है, जो लेबर क्लास आदमी है, वो हो सकता है उसे अफ़ोर्ड ना कर पाए। हुँ, आप यकीन नहीं करेंगे, डाकघर में आज भी पूरे भारत में सिर्फ़ ₹500 से बचत खाता खुलता है। सिर्फ़ ₹500 जी, सिर्फ़ ₹500 से। और उस ₹500 के बचत खाते में आपको मतलब सुविधाएँ क्या-क्या मिलती हैं, वो मैं बताता हूँ। नहीं, मैं 1 सेकंड के लिए जी, रोकूँगा। जी। ये जो आपने ₹500 बताए, ये हुँ, खाता खुलवाने का चार्ज है या फिर जिस तरह से बैंक में एक मिनिमम अमाउंट रखना होता है, हुँ। तो क्या डाकखाने में भी कोई मिनिमम अमाउंट होता है? जी, बिल्कुल, ये आप ₹500 से अकाउंट खुलवाएँगे, हुँ, ये ₹500 आपके अकाउंट में डिपॉज़िट होंगे और जब तक आप उस अकाउंट को चलाएँगे, वो बैलेंस आपको 500 से कम नहीं करना है, जब ठीक तक है, भी आप उसे चलाएँगे। ठीक है। उस 500 के बदले में आपको मिलता क्या है? ऑल इंडिया एक्सेस, यानी कि जितने भी डाकघर हैं उनके माध्यम से आप वो सेवाएँ ले सकते हैं। ठीक है। ज़रूरी नहीं है, ये पहले वाला सिस्टम नहीं है कि आपने जहाँ डाकघर में खाता खुलवाया था, सिर्फ़ आपके जो मोहल्ले में था, आपके गाँव में था, सिर्फ़ वहीं आप सर्विस लेंगे। जी। आप देश भर में जो 1.5 लाख से ज़्यादा पोस्ट ऑफिस हैं, हुँ, उनसे आप अपनी सर्विसेज़ ले सकते हैं उसके माध्यम से। और उसमें आपको मिलता क्या-क्या है? आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री ठीक ऑफ है। कॉस्ट। आप मोबाइल बैंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चेकबुक इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एटीएम कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जो भी सेवाएँ लगभग आपको बैंक में मिलती हैं, वो सभी सेवाएँ इस ₹500 के खाते में आपको मिलती हैं।
ठीक है। दूसरी बात, अब डाकघर के जो खाते हैं बचत खाते, वो NEFT और RTGS को भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा। यानी आप डाकघर के खाते से अपने बैंक खाते में या अपने बैंक खाते से डाकघर के खाते में इजीली लेन देन खुद कर सकते हैं। ठीक है। जो लोग कैपेबल हैं, यानी कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल चला लेते हैं, वो इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। और जो लोग इतने कैपेबल नहीं है या टैक्स सेवी नहीं है, वो डाकघर के काउंटरों पे, क्योंकि डाकघर के एक्सेस पॉइंट बहुत सारे हैं, ठीक है, तो वो डाकघर के काउंटरों पे जाकर ये सर्विस ले सकते हैं। तो एक तो इस सेवा के बारे में मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, क्योंकि सस्ती और रिलायबल और गारंटी वाली योजना, आपका पैसा कहीं से कहीं तक नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात तो मैं इसमें आपको कहना ही भूल गया जी। आपका बैंक अकाउंट कौन से ब्रांच में, मतलब कौन से बैंक में है? कई है, सरकारी बैंकों में भी है, प्राइवेट में। तो अगर मैं सरकारी बैंक की भी करूं, तो अगर आपको पता होगा तो उसमें जो आपका जो बचत खाता होता है, उसमें मेरे ख्याल से कुछ 2.5% 2.25% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है आज की तारीख में। 2.5% के आसपास, बहुत मैक्स मिलता होगा तो 3। डाकघर के बचत खाते में आज भी आपको 4% इंटरेस्ट मिलती है। अच्छा। हाँ, मैं ये नहीं कहता ये बहुत ज्यादा है, लेकिन बचत खाता किस लिए होता है? बचत खाता होता है अपनी छोटी छोटी सेविंग्स को इकट्ठा करने के लिए। उसमें अगर आपने कुछ पैसा डाल रखा है, तो वो पैसा भी आपका 4% आपको एनुअल रिटर्न दे रहा है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये, एक मिनिमल अकाउंट बैलेंस मेंटेन के साथ सिर्फ 500 रुपीज। ठीक है, 500 रुपीज में तो मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में भारत के किसी भी बैंक में खाता खुलता होगा। नहीं, बैंक में तो खुलने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप ये मान के लिए कि कस्बाई बैंक है, जो छोटे कस्बा होते हैं, वहाँ भी 2,500 रुपये मिनिमम चार्ज रहता है कि मिनिमम रहना है। सबसे बड़ी बात, जितनी ब्रांचें बैंक की होंगी, उससे कई गुना ज्यादा ब्रांचें पोस्ट ऑफिस की हैं। बिल्कुल। तो यानी आपको एक्सेस पॉइंट भी ज्यादा मिल रहे हैं। और फिर आपसे जैसे चेकबुक है, चेकबुक का आपसे कोई चार्ज नहीं जाता, इंटरनेट बैंकिंग आपसे कोई चार्ज नहीं जाता, मोबाइल बैंकिंग आपसे कोई चार्ज नहीं जाता, इनका कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है। तो और फिर एक चीज और, जैसे मान लीजिए आपने अकाउंट खुलवाया, और अगर आप मान लीजिए एजुकेटेड हैं, टैक्स से भी हैं, थोड़े से मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप चला लेते हैं, तो आप उस पर इंटरनेट बैंकिंग ले लीजिए, और सिर्फ सेविंग अकाउंट आपने पोस्ट ऑफिस का खुलवाया, उसके बाद पोस्ट ऑफिस की जितनी भी योजनाएं हैं बचत बैंक से जुड़ी हुई, उसके किसी भी खाते को आप स्वयं खोल सकते हैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, और स्वयं समय आने पर, मैच्योरिटी होने पर उसे बंद कर सकते हैं। आपको जो लोग कहते हैं ना कि वो बार बार कौन जाएगा पोस्ट ऑफिस विजिट, कौन करेगा, उस समस्या का भी समाधान है। लेकिन हाँ, ये हर किसी के बस का नहीं है, जो लोग कैपेबल हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका जो विजिट करने का जो वो है ना कंसर्न, वो भी सॉल्व हो जाता है इसके। एक योजना का आपने बहुत विस्तार से बताया। अब मैं चाहूँगा कि कोई एक योजना, और चाहूँगा क्या, मैं तो इंगित करना चाहूँगा कि सबसे जो मुझे पसंद आई वो योजना रही है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना, जो रही सुकन्या समृद्धि खाता जो खुलता है बैंक में। मुझे लगता है कि वो एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए एक वरदान की तरह है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि वो बिटिया का खाता खुलवाएं तो एक उसकी पढ़ाई के समय या उसकी शादी के समय उनके पास एक ठीक ठाक अमाउंट आ जाता है, अगर सही तरीके से चले। तो इसको थोड़ा विस्तार और सरल भाषा से दर्शकों को बिल्कुल सर, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जो मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है सरकार की, और आपने इसका प्रचार भी अक्सर देखा होगा जगह जगह पर अलग अलग चीज़ों के माध्यम से। इसमें सर सबसे बढ़िया बात यह है कि इस समय जितनी भी, मैं गारंटी वाली योजनाओं की बात करूंगा, पहले मैं बता दूं, फिर वरना पता लगा कोई वीडियो देख के ये कमेंट करे कि वो म्यूचुअल फंड में तो मुझे इतने % रिटर्न मिल रहा है। सर म्यूचुअल फंड में माइनस भी तो हो जा रहा है। ठीक है, मैं ये नहीं कहता खराब है, लेकिन उसे एनालाइज करना पड़ता है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन की जरूरत है। मैं बात कर रहा हूँ ऐसी योजनाओं से कंपेरिजन करने की जहाँ पे गारंटीड रिटर्न मिलता है। ठीक है, तो अब सुकन्या समृद्धि की बात करें तो सुकन्या समृद्धि बेसिकली जो योजना है वो बच्चियों को ध्यान में रखे, जो अपने जो गर्ल्स चाइल्ड होते हैं उनको ध्यान में रख के है ये योजना। इसमें सबसे पहले तो क्या है कि किस बच्ची का खाता खुलेगा, बच्ची की एज 10 साल से कम होनी चाहिए। ठीक है, और उसका खाता सिर्फ उसके माँ बाप के द्वारा ही खुलवाया जा सकता है। वो माँ बाप, उसके जो माता पिता हैं, वो या तो नेचुरल हो या मतलब लीगल गार्जियन, ठीक है, किन्हीं से अडॉप्ट किया हो, किसी और रिश्तेदार, बाबा दादी या नाना नानी, इनके थ्रू उसे नहीं खुलवाया जा सकता। और इसमें ये भी कंडीशन है, आज मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, जो मिथ है वो भी जो दर्शक हैं आपके वो देख लेंगे, उनके मिथ भी दूर हो जाएंगे। दूसरा इसमें कंडीशन ये है कि एक माँ बाप अपने सिर्फ 2 ही बेटियों का खाता खोल सकते हैं। ठीक है। तीसरी बेटी का खाता खोलने की कंडीशन ये है कि अगर किसी को ट्विंस या 3 कन्याएं हो जाती हैं तो उसकी तीसरी बेटे का भी खाता खुल जाएगा। लेकिन वो कंडीशन ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए किसी को फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मान लीजिए फर्स्ट टाइम में ही उसको जो है 3 बेटियां हो गई तो उनकी 3 का खाता खुल जाएगा, या मान लीजिए किसी को सेकंड टाइम में ट्विंस बेटियां हो गई तो उसकी 3 बेटियों का खाता। मुझे लगता है कि इस बात को और साधारण और सरल तरीके से समझे तो ये है कि
2 बार में हम्म, 1-2 बच्चियां हुई तो उनका खुल सकता है, 2 बार में 3 बच्चियां हुई तो खुल सकता हाँ है। कह सकते हैं आप। ठीक है, इस पे ज़्यादा अगर आप क्या कहते हैं ज़्यादा इसकी पुष्टि करना चाहते हैं तो इंडिया मतलब जो भारतीय डाक का जो आधिकारिक पोर्टल है, मैं यहाँ पर आपको बोल देता हूँ, आप यहाँ पे डिस्प्ले भी कर दीजिएगा www.indiapost.gov.in। उस पे जाके ये सारी जानकारी की आप पुष्टि भी कर सकते हैं। ठीक ठीक है, तो एक तो ये हो गया कौन खोल सकता है, ठीक है। और कैसे खुलेगा। तो खुलने के लिए वही, जहाँ जैसा कि आपको पता है भारत में किसी भी तरह का आप वित्तीय निवेश करते हैं तो उसमें केवाईसी डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो केवाईसी डॉक्यूमेंट में वही आईडी का मतलब आपका जो आईडी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, वो देना है। और सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आज की डेट में आपने देखा है ज़्यादातर योजनाओं में आधार जो है वो मैंडेटरी यानी आवश्यक हो गया है। तो यहाँ भी है, तो आप आधार कार्ड ले जाएंगे और अगर अपना पैन कार्ड ले जाएंगे तो आपकी इनकम टैक्स रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगी और वो आपका आईडी प्रूफ में भी काम करेगा। तो आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटोग्राफ्स ले जाएंगे, आपका काम मतलब आपका जो अकाउंट है वो खुल जाएगा। और बच्चियों का खाता खुलवाने के लिए उनका किसी आधिकारिक जगह से जो हम लोग बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं उस तरह का बर्थ सर्टिफिकेट ले जाइए। मैनुअल वाले बर्थ सर्टिफिकेट या जो हॉस्पिटल वगैरह से बन जाते हैं वो वैलिड नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे जो हमारे आजकल राज्य सरकार द्वारा जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है बर्थ वगैरह का, वहाँ से आप उसका बर्थ सर्टिफिकेट इशू करा लें और उसका आधार कार्ड बनवा लें। ये डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। अकाउंट की जो डिपॉजिट की जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ जी। उसमें जो है खाता जब खुलता है वहाँ से 15 साल तक आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं पैसा, और 21 साल में वो मैच्योर हो जाता है। अच्छा। ठीक है, और उसमें जो डिपॉजिट की जो लिमिट है वो ये है प्रति वर्ष का मतलब है हर वित्तीय वर्ष से बात हो रही है यहाँ पर। प्रति वर्ष आप कम से कम 250 रुपए और अधिक से अधिक 1.5 लाख रुपए तक उसमें जमा कर सकते हैं। कितनी बार में जमा करें और कब कब जमा करें इसका कोई कंपल्सन नहीं है, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट का कंपल्सन है। इसको लेके भी बहुत सारे लोगों में मिथ रहते हैं, तो आपके इस वीडियो के माध्यम से वो मिथ भी दूर हो जाएंगे जो ये वीडियो देख लेंगे। इसमें एक कंफ्यूजन मुझे भी है, वो थोड़ा सा क्लियर करवाना चाहूँगा। मेरा कंफ्यूजन ये है कि आपने बताया कि मिनिमम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपए। तो कोई पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो चाह रहे हैं कि 2 लाख रुपए जमा कर दें, तो वो कर सकते हैं उस कंडीशन में या नहीं कर सकते? नहीं, जैसे मान लीजिए उदाहरण ये लेते हैं कि किसी ने आज मान लीजिए अप्रैल 2026 में अकाउंट खुलवाया। ठीक है, तो किसी भी डेट में खुलवाया हो तो वो अप्रैल 26 से 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर पूरा काउंट होगा। अब मान लीजिए उसने खुलवाते समय उसमें 20,000 रुपये जमा कर दिए। ठीक है, अब वो लेके आए 1,80,000 रुपये कुछ महीने के बाद कि भैया मेरा इसमें जमा कर दो, तो वो जमा नहीं होगा, क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट है उस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो है 1,50। वो कंफर्म है। जिसमें वो 20,000 रुपये जमा कर चुके हैं, 1,30 और कर सकते हैं, चाहे वो एक बार में कर दें चाहे वो उसे किस्तों में कर दें। और ऐसा भी नहीं कि कंपल्सन है 1.5 लाख करना ही, ये मैक्सिमम लिमिट है, मतलब जिसकी कैपेबिलिटी होगी वो जमा करेगा, जिसकी नहीं होगी मिनिमम 250 है, और जिसकी नहीं होगी वो नहीं जमा करेगा। यही मुझे इसका एक अच्छा पॉइंट भी लगता है कि जैसे कई बार होता है हम कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें एक फिक्स हमें जैसे SIP करते हैं कुछ भी करते हैं उसमें एक फिक्स अमाउंट हमें हर मंथ देना होता है। बिल्कुल। कभी कभी ऐसा समय आता है मिडिल क्लास के साथ खास तौर से कि वो पर्टिकुलर अमाउंट वो नहीं पे कर पाता। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि 250 रुपये आज की डेट में इतना मिनिमल है कि एक फाइनेंशियल ईयर में 250 रुपये जमा करना कोई भी कर सकता है, एक दिहाड़ी मजदूर भी कर सकता है। ठीक है, तो अगर किसी समय उसका मान लीजिए बजट टाइट है या उससे कोई दिक्कत है तो किसी फाइनेंशियल ईयर में अगर वो सिर्फ 250 रुपये भी जमा कर देगा तो वो अकाउंट उसका कंटिन्यू रहेगा, उस पर कोई उससे चार्जेस नहीं देने होंगे। इसमें एक और बहुत क्रिटिकल पॉइंट है, वो ये है कि ये तो जमा करने की बात है। अब मान लीजिए कि बच्ची हो गई 18-20 साल की हो गई और एजुकेशन के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है उस समय, या फिर ये मान के चलते कि 24-25 साल की हो गई और हमें शादी करनी है, उस समय निकालना चाहें तो इसके लिए क्या कंडीशंस रहती है? ये बहुत सही सवाल आपने पूछा और इसका मैं एक बहुत सटीक और समुचित उत्तर दूंगा, और मैं ये आपके दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा इस मेरे उत्तर को बड़ा ध्यान से सुने वो, क्योंकि ये भी मिथ जो है जनता में बहुत रहता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको बात बताई डिपॉजिट की, अब बात करते हैं विड्रॉल की, पैसा निकलेगा कैसे। ठीक है, जब हमने बात की थी डिपॉजिट की और ये बताया था कि 15 साल तक जमा होगा और 21 साल में मिलेगा, तो वो जो तिथि थी 15 साल और 21 साल, वो डेट थी अकाउंट खुलवाने की तारीख से। ठीक है,
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 साल तक की बच्चियों का खाता खुलता है, तो जाहिर सी बात है किसी की बच्ची 1 साल की होगी, किसी की 2 साल की होगी, किसी की 8 साल की होगी, किसी की 9 साल की होगी। यानी अब जब वो मैच्योरिटी होगी तो वो 21 + 8 यानी 29 होगी, 21 + 10 प्लस यानी 31 होगी, और किसी की 2 ही होगी तो 21 + 2 23 होगी। अब हर किसी की जरूरत अलग अलग है। ठीक है। अमूमन अगर हम बात करें तो ज्यादातर माँ बाप की ये सोच होती है इस तरह का निवेश जो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं वो बेटियों की शादियों के लिए करते हैं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कहता कि हर एक ऐसा करता है, लेकिन अमूमन जो बात होती है वो मैं बता रहा हूँ। अब ऐसी स्थिति में जिसकी बेटी 2-3 साल की थी उसने अकाउंट खुलवा लिया था, उसका तो लगभग एक नॉर्मल एज जो शादी की एज होती है उस पर उसकी मैच्योरिटी उसे पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बड़े बच्चे का खाता खुलवाया होगा, 8 साल 10 साल की बच्ची का खाता खुलवाया होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो 30-31 साल की हो जाएगी। और भारतवर्ष में जो शादी का जो एक नॉर्मल जो ट्रेंड है, मुझे लगता है कि 24 से 26 साल में नॉर्मली लड़कियों की शादी कर देते हैं। 25-28 साल ठीक है, आदमी शादी कर देता है। तो अब ऐसी स्थिति में इसका जो पेमेंट है वो जो 21 साल वाली शर्त है वो तो नॉर्मल मैच्योरिटी की है, तरीके मतलब पूरी तरीके से मैच्योर होगा खाता। अब इसमें प्री मैच्योरिटी की भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहली तो ये कि अगर आप बच्चे की शादी करते हैं उस समय कंडीशन सिर्फ इतनी है, बच्चा 18+ होना चाहिए। ठीक है, खाता कितने भी साल चला हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर 18+ से बच्ची की शादी करते हैं, चाहे उसकी एज 20 हो, 25 हो, 24 हो, जो भी हो, उसकी शादी की जो इंटेंडेड डेट है यानी जो डेट फिक्स की गई है, उस शादी की डेट से 1 महीना पहले और 3 महीने बाद तक आप वो सारा पेमेंट ले सकते हैं। आपका जो भी इंटरेस्ट के साथ जो पैसा बनेगा वो आपको मिल जाएगा। एक बात यहाँ पर याद रखने की है, क्योंकि ये जब ये खाता खुलता है तो उस समय बच्चा नाबालिग होता है। ठीक है, तो खाता नाबालिग होता है, गार्जियन खुलवाते जरूर हैं, लेकिन ये पैसा चूंकि बच्चा जब बच्चा मेजर हो जाता है तभी मिलता है उसको, एडल्ट होने के बाद। तो ये पैसा जो है निकालेगा बच्चा ही और उसी को मिलता है ये पैसा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी है। बाकी प्रीमेच्योर की एक कंडीशन और भी है, उसे क्लोजर तो नहीं कहेंगे, उसमें ये होता है कि जैसे मान लीजिए कुछ माँ बाप हैं जिन्होंने अच्छा अमाउंट उसमें जमा कर दिया है। ठीक है, तो अब मान लीजिए उनकी बच्ची हायर स्टडीज के लिए जाती है, उन्हें कुछ पैसे की जरूरत है, वो देख रहे हैं कि हाँ भाई इसमें अच्छा खासा पैसा जमा है, लाओ कुछ पैसा मैं निकाल लूं, तो उसकी भी एक कंडीशन दे रखी है वहां पर कि अगर आपकी बच्ची 18 साल की है, 18 साल की एज कर लेती है और उसे हायर स्टडीज के लिए पैसे की जरूरत है, तो आप जब पैसा निकाल रहे हैं जिस फाइनेंशियल ईयर में, उससे पिछले फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग पे जो बैलेंस होगा उसका 50% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं। उसमें भी ये चॉइस है कि वो जो पैसा आप विड्रॉ करोगे वो पैसा चाहे तो आप एक बार में ले लो और चाहे तो 5 सालों में साल में एक बार करके 5 बार में भी ले सकते हैं। इसी से जुड़ा एक प्रश्न और है, कुछ लोगों ने कहा था कि जब आप आए तो मैं ज़रूर पूछूं, और वो ये है, असल में योजनाओं से रिलेटेड नहीं है, वो ऐसे लोगों से रिलेटेड है, ऐसे युवाओं से रिलेटेड है जो इस समय फाइनेंशियल सेक्टर में जाने की सोच रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल सेक्टर में जाने के लिए तैयारी करने वाले युवाओं के लिए ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो उस चीज़ पर फोकस करें जिससे कि उनके लिए नौकरी की रास्ता थोड़ी आसान हो जाए। देखिए, जहाँ तक मेरे सुझाव की बात है तो मैं यही कहूँगा, हर किसी का अपना एक पसंदीदा क्षेत्र होता है और जिसमें जाना होता है वो उसकी तरफ तैयारी करता है। लेकिन फाइनेंशियल क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, मुझे लगता है कि चाहे आदमी किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, उसका कोई भी व्यवसाय हो या किसी भी स्पेसिफिक फील्ड में वो काम करता हो, लेकिन वो उसे फाइनेंशियल प्लानिंग और फाइनेंशियल चीज़ें आनी चाहिए। खासतौर से एक एजुकेटेड आदमी से तो हम ये अपेक्षा करते हैं कि जो हमारा आज का जो मॉडर्न एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, खासतौर से युवा जो हैं, उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। मतलब जो हमारा जितना भी वित्तीय लेन देन है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है इंडिया का, जो इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं, वो सबको पता होने चाहिए। और जो व्यक्ति वित्तीय क्षेत्र में काम करता है तो जाहिर सी बात है उसके यार दोस्त मित्र, मेरे भी जैसे दोस्त जिनको पता, जैसे ज़्यादातर मेरे दोस्तों को पता है इस बारे में, तो वो जो है वो मुझे फ़ोन करके या कभी मिलते हैं तो पूछ लेते हैं, या कोई हमारे परिवार के सदस्य या हमारे मिलने वाले सभी लोग इस तरह की जानकारी लेते हैं। और मुझे लगता है कि जानकारी देना भी ठीक रहता है, जिससे आदमी सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और आपका भी अनुभव साझा हो जाता है। अब आते हैं आपकी पर्सनल लाइफ की। काम के साथ साथ व्यक्ति का सामाजिक और पारिवारिक जीवन भी होता है, तो अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी आपका चल रहा है, उसके साथ साथ परिवार में और काम में सामंजस्य कैसे बिठाते हैं? देखिए, बहुत ही, मैं तो कहूँगा कि कठिन प्रश्न है ये, ठीक है। और सामंजस्य बिठाने की जो बात है वो ये है कि हर किसी के पास वही 24 आवर्स हैं, 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे में मुझे लगता है आदमी का जो भी काम है, जो भी काम वो करता है,
उस काम को उसका अधिकतर समय उसका उसमें निकल जाता है। बिल्कुल। तो फैमिली को हम लोग ज़्यादातर समय दे पाते हैं शाम के समय घर आने के बाद, या फिर जो हमारे जो वीकेंड्स रहते हैं उनमें, या कभी कुछ समय के बाद फैमिली के साथ हम लोग जो है आउट स्टेशन चले जाते हैं, तो उससे जो है बच्चों का मन बहला रहता है और उनके साथ टाइम स्पेंड करने का एक मौका मिल जाता है। लेकिन ये दुविधा मुझे लगता है सिर्फ मेरे साथ नहीं है, ये हर एक वर्किंग आदमी के साथ है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सर्विस क्लास हो, या जो भी हो। और इन 24 घंटों में समय का सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है। कभी-कभी होता है, ऐसा भी होता है कि लोग, क्योंकि देखिए आप काम किसके लिए कर रहे हैं? आप काम कर रहे हैं फैमिली के लिए, ठीक है? तो आपको जो है वो समय तो आपको उतना एडजस्ट करना ही पड़ेगा, इतना सामंजस्य आपको बिठाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको काम करने के लिए भी समय निकालना है और फैमिली के लिए भी समय निकालना है। तो ये आदमी की अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग पे रहता है फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, कि वो कैसे उस टाइम को मैनेज करता है। मैं तो ये सलाह देता हूँ सभी को कि अगर दिन में ज़्यादातर समय नहीं मिल पाता है लोगों को, तो शाम के समय कोशिश ये करें कि भोजन कम से कम फैमिली के साथ करें, और जिससे कि छोटे मोटे जो भी डिस्कशन होने हैं वो भी हो जाएंगे, और साथ साथ जो है डिनर का डिनर भी। इसी से जुड़ा दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति के जीवन में दौर अलग अलग समय के आते हैं, और दो प्रश्न एक साथ जोड़ दे रहा हूँ मैं। पहला प्रश्न ये है कि आपके जीवन का कठिन दौर कौन सा रहा, और कोई भी कठिनाई जब जीवन में आती है तो उससे बाहर निकलने का मूल मंत्र हर व्यक्ति का होता है अपना, वो क्या? देखिए कठिन दौर मुझे लगता है वो था जब कॉलेज के बाद मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि मुझे अब आगे क्या करना है, ठीक है? क्योंकि जब मैंने कॉलेज पास आउट किया था उस समय कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसे थे कि मैं आगे चीज़ों को कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो जब मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाया, अब ये सबसे बड़ा प्रश्न तो मेरे पास सामने ये था कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही है, ठीक है, सर्वाइवल के लिए। तो फिर ऐसे ही मुझे अपने किसी एक साथी थे, हमारे साथ में पढ़ते थे वो, उनसे पता लगा कि ऐसे ऐसे जो है, उस समय इंटरनेट का इतना दौर नहीं था जो इंटरनेट से चीज़ें पता लग जाती हैं, आजकल तो इंटरनेट से पता लग जाती हैं। तो हमारे एक साथी थे, उन्हें मैंने देखा था कि वो तैयारी करते थे, तो उन्होंने बताया, तो मैंने कहा किस चीज़ की तैयारी करते हो? उन्होंने बताया ऐसे ऐसे ये इस तरह से जॉब लगती हैं, इस तरह के एग्ज़ाम हो। तो उनको ही देख के मैंने जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू की। उस समय तक तो सच कहूँ तो मुझे ये पता भी नहीं था कि कौन-कौन से एग्ज़ाम्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्योंकि मेरा तो, मैंने आपको बताया, मेरा तो सपना कुछ और ही था, लेकिन वो वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया किसी कारण से। तो जब मुझे पता लगा तो मैंने उसे शुरू किया, फिर जब मैंने स्टडी करना शुरू किया तो मुझे फिर उसमें धीरे-धीरे इंटरेस्ट आने लगा। तो एक समय ऐसा आया कुछ महीनों के बाद कि मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे इसमें जो है अच्छी मैंने स्किल्स गेन कर ली हैं। तो मैंने फिर उस अनुभव को साझा करने के लिए पढ़ाना भी शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स को भी अपने जो एक्सपीरियंसेस थे उनसे शेयर करने शुरू कर दिए, उन्हें टीच करना शुरू कर दिया कि भाई अब मैंने जो नॉलेज गेन की है वो दूसरों को देता हूँ। ऐसे ही करते कराते जो है मैं फिर एक संस्थान के साथ जुड़ गया, और तब से पिछले कई सालों से उसी के साथ काम कर रहा हूँ, और अपने अनुभव आप जैसे लोगों के साथ साझा करता रहता हूँ। कठिनाइयों से बाहर आने का मूल मंत्र क्या है? मुझे लगता है कि जीवन में कभी भी ऐसा समय आए जब आपको ये लगे कि अब आप हार गए हैं या हार सकते हैं, तो उस समय मुझे लगता है कि जब आपको कोई भी चीज़ ना दिखे, क्योंकि देखिए सलाह लेने अच्छी बात है, लेकिन कठिन समय में मुझे लगता है हर एक से सलाह भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आदमी अपने अनुभव के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने जीवन में कोई कठिनाई नहीं देखी, तो वो आपको जो सलाह देगा वो सारी सलाहें ऐसी होंगी सिर्फ कामयाबी वाली, और मतलब फटाक से उससे बाहर आने वाली, ठीक है? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिस आदमी के सामने समस्या होती है, और जो समस्या होती है वही उसको, जो उससे निकलने का रास्ता भी उसी को ढूंढना। तो मुझे लगता है कि समय बहुत बलवान चीज़ है, और अगर आपको कभी जीवन में ऐसा कठिन समय आया, आपको लगे कि अब मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो समय पे छोड़ देना चाहिए। और थोड़े दिन के लिए जब आप समय पे छोड़ देंगे, तो समय और हालात जो हैं वो कुछ ना कुछ आपका रास्ता ऐसा बना देंगे कि आप उस भंवर से निकल आएंगे। और मुझे लगता है मैंने जीवन में ऐसा समय 2 बार देखा है, और दोनों बार वो मुझे लगता है तो वर्स्ट टाइम था वो। अच्छा, ठीक है? और उस बस टाइम से मुझे लगा, एक समय तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं इस भंवर से कभी निकल ही नहीं पाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि जब कुछ समझ में ना आए तो आप समय पे छोड़ दीजिए, और हालात धीरे, बस अपने आप को, जो चीजें आपको रखनी है, एक तो अपने आप को काम रखना है, ठीक है, और अपनी जो सोचने समझने की आपकी जो क्षमता है उस पर विश्वास रखना है कि आप अपने दिमाग से, आप अपनी सूझबूझ से कुछ ना कुछ हल उसका जरूर निकालें, ठीक है? लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस रखना है, समय देना है। बिल्कुल। समय से बलवान कुछ नहीं है, चाहे आप कितने भी स्किल्ड हो, और चाहे आप कितने भी पैसे वाले हो। मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखा है, बहुत बहुत पैसे वाले, बहुत पैसे वाले, जिनके पास बहुत पैसा था, और एक समय ऐसा आया कि वो शायद एक
मुझे लगता है दिहाड़ी मजदूर से भी ज़्यादा गैर गुजरे हो गए, ठीक है। तो समय से ज़्यादा बलवान कुछ नहीं है सर, ना मैं, ना आप, ना कोई। तो इसीलिए आदमी को अपनी सूझबूझ पे विश्वास रखना है। सारे लोग जो सलाह दे, बुरे वक्त में आपको सलाह देने वाले बहुत मिलेंगे, और अगर आपने हर किसी की सलाह मानी तो यकीन मानिए आपका बुरा वक्त और बुरा हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए आपको अपनी सूझबूझ पे भरोसा रखना है और समय देना है, खुद को काम रखना है। मुझे लगता है कि इन चीज़ों से काफ़ी लोग सीखेंगे और बिल्कुल। काफ़ी समझेंगे। और अब हम पॉडकास्ट के अंतिम चरण की ओर बढ़ रहे हैं, और उसमें अंतिम चरण की ओर पहुंचने से पहले एक राउंड रखा है जो थोड़ा सा गुदगुदाएगा और हल्का करेगा माहौल को। उसको नाम दिया रैपिड फायर राउंड। इसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, कोशिश कीजिएगा उनका जवाब उन्हीं में से जो 2 ऑप्शन हो उनमें से चूज करें, या फिर बहुत कम शब्दों में, 1 या 2 शब्दों में बिल्कुल देने की कोशिश मैं यही कीजिए। करूंगा कि उन्हीं में से तो चूज करूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चाय या कॉफ़ी? मैं चाय चूज करूंगा। आप चाय चूज कर जी। शहर या गांव? मैं शहर इसलिए चूज करूंगा क्योंकि मैं शहर के परिवेश में ही रहा हूँ, मेरा पूरा जीवन शहर के परिवेश में रहा है, तो इसलिए मैं शहर ही चूज करूँ। इस पे बहुत चर्चा होती है। जो अगला क्वेश्चन मैं पूछने जा जी। रहा हूँ वो है, किताब या मोबाइल? अब देखिए, मैं ये जो जवाब देने जा रहा हूँ इससे हो सकता है कि बहुत से आपके दर्शक ये कहें कि ये जवाब सभी देते हैं और यही जवाब है। हम्म, दरअसल क्या है, किताबों से मुझे लगता है कि किताबों से मेरा नाता कई साल पहले टूट गया, हम्म, और मोबाइल मैं चूज़ करूँगा। उसके लिए मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मोबाइल पे आज की डेट में मोबाइल दो-धारी तलवार है सर। लोग कहते हैं मोबाइल पे लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम्म, सर वो लोग भी तो हैं जो मोबाइल से अपना करियर बना लिए हैं, हाँ, नहीं? बिल्कुल तो बिल्कुल। इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं, हम्म, ठीक है? तो अगर आप उसका सही इस्तेमाल करेंगे तो आपको, मुझे लगता है, किताबों की भी ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो आपको उस पे पढ़ने को मिलेगा। अगला है कि चूंकि हमने पोस्ट ऑफिस की योजनाओं की बात की, तो सबसे पसंदीदा योजना कौन सी है? तो पसंदीदा योजना सर मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, सुकन्या समृद्धि। हम्म, और इस पे सर बहुत सारे लोगों ने अकाउंट खुलवा रखे हैं, इवन मेरे परिवार में खुद के अकाउंट खुले हुए हैं। ठीक और है, वर्तमान में सुकन्या समृद्धि की जो ब्याज दर है वो 8.2% है। ठीक है। तो गारंटी वाली योजनाओं में अगर आप देखेंगे तो ये तो ये सबसे एक ज्यादा है। बहुत ही, सबसे ज़्यादा तो मैं इस बात का कमिटमेंट नहीं कर सकता, लेकिन हाँ एक बहुत ही बेहतरीन ब्याज दर है, ठीक है। और लंबे समय में ये आपको एक बहुत ही अच्छा रिटर्न देती है, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं इसे रखूंगा, बाकी बहुत सारी योजनाएं और सभी अच्छी हैं, और एक एक करके मैं कोशिश करूंगा कि हम लोग एक पूरी सीरीज लाएं जिसमें हर एक योजना पर विस्तृत जानकारी जो है दर्शकों के लिए उपलब्ध कराई जाए। जब बात डाक विभाग की ही कर रहे हैं, हम्म, तो अगला प्रश्न है रैपिड फायर राउंड का। जी। डाक विभाग को अगर आप एक शब्द में हम्म, या 2 या 3 शब्दों में अगर परिभाषित करना चाहें, तो क्या परिभाषित करें? सर मैंने अपने अनुभव से जो महसूस किया है, मैंने ये देखा है कि देखिए कोई भी बिजनेस जो चल रहा है हमारे देश में, वो हर बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, चाहे बैंक्स हों, चाहे कोई भी फाइनेंशियल वो हो इंस्टीट्यूशन। लेकिन पोस्ट ऑफिस को जितना मैंने अनुभव किया है, सरकार की गारंटी की योजना तो है ही, सरकार का इसके पीछे सरकार की गारंटी तो है ही, लेकिन लोगों का भरोसा बहुत है। एक बहुत बड़ा डिपॉजिट, जैसे मैंने पहले ही बताया था, एक बहुत बड़ा डिपॉजिट जो है भारतीयों का जो है वो इंडियन पोस्ट ऑफिस में है, बिल्कुल। ठीक है। तो ये जो पूरा जो इंडियन सिस्टम है, इसको अगर एक शब्द में मैं कहूँ तो ये, इसे जो है एक सोशल सर्विस की तरह जो है चलाया जा रहा है, अच्छा। ना कि एक प्रॉफिटेबल। वरना आप ये सोचिए कि 500 रुपए में जब छोटे से छोटा बैंक अकाउंट नहीं खोल रहा है, तो पोस्ट ऑफिस इतने बड़े नेटवर्क के साथ आपको खोल के दे रहा है, फिर और सारी सर्विसेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन ये है कि हर एक मतलब इसका जो रीजन है, मुझे लगता, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, उसका रीजन ये नहीं है कि उससे प्रॉफिट बनाया जाए। उसका रीजन ये है कि हर एक व्यक्ति तक वो सेवाएं पहुंचे, ये जरूरी है। उनका मोटो जो है वो ये है कि हर एक व्यक्ति तक ये सेवाएं पहुंचे, ना कि ये है कि मैं बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना लूं इसमें से। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई उस एक व्यक्ति या कोई घटना ऐसी होती है जो उसके लिए प्रेरणा स्रोत बन जाती है। तो आपके जीवन में आपका प्रेरणा स्रोत कौन है? सर मेरे जीवन में प्रेरणा स्रोत कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैंने बहुत ही शुरू से फॉलो किया है, और वो कुछ नहीं थे जीवन में, और आज वो अच्छी अच्छी जगहों पर हैं। अच्छा मतलब, क्योंकि मुझे लगता है कि समाज में सफलता का मतलब पैसा कमाना ही है, ठीक है। तो अगर इसी की बात करूं तो वो अच्छे जगहों पर हैं, अच्छे बिजनेसेस में हैं, या अच्छी जॉब्स में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं।
मेरे ही करीबी लोग हैं, उन्हें ही देख के मैंने भी उनसे जो है इंस्पिरेशन ली और कोशिश हमेशा ये की है कि किसी का फ़ायदा अगर ना भी करा पाऊँ तो कम से कम उसका नुकसान ना कराया नहीं जाए। होना चाहिए। इसीलिए मेरे जो, जैसे कि आपने बताया, जैसे मेरे जो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं इन्वेस्टमेंट को लेके या फाइनेंशियल चीज़ों को लेके, तो जब भी मैं, मुझसे कोई पूछता है, यहाँ पे मैं आपके पास कैमरे के सामने ज़रूर बैठा हूँ, लेकिन जब मैं कैमरे के सामने नहीं भी बैठा होता हूँ तो भी मैं अपने जो अनुभव हैं वो वो साझा शेयर करता करते रहता हूँ, ठीक। जब भी करीबी लोगों के साथ या मिलने वाले लोगों के साथ बैठता हूँ। अब चूँकि काफ़ी समय भी आपका लिया और आपका समय भी कीमती है, अब पॉडकास्ट के अंतिम पड़ाव पे हूँ और अंतिम प्रश्न के साथ अब आपके सामने हूँ। तो अंतिम प्रश्न बस यही है कि युवाओं को या हमारे दर्शकों के लिए आपका क्या सुझाव या सलाह है? उसी के साथ इस पॉडकास्ट को ख़त्म करना चाहेंगे। सर, मेरी सलाह और सुझाव यही है कि सोशल मीडिया आज की डेट में बहुत बड़ी ताकत बन गई है। जी। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहे हैं। इवन सरकार भी जो है हमारे देश की डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और डिजिटल क्या कहते हैं पेमेंट्स को, इन सब चीज़ों को बहुत प्रमोट कर रही है। ठीक है? तो मेरा ख़ास तौर से युवाओं को यही संदेश या ये कह लीजिए ये सुझाव है कि डिजिटल चीज़ों को यूज़ करें। सोशल मीडिया जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है, उसको भी आप यूज़ करें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपका जो मेन मोटो है, उस लाइन से आप जो है ना डिस्ट्रैक्ट ना हो। ठीक है? हर चीज़ का इस्तेमाल या कुछ भी उस लेवल पे ही करें, जहाँ से वो आपको फ़ायदा दे सके। ठीक है? आपका कुछ नुकसान हो या आपकी वजह से दूसरों का नुकसान हो, जैसे कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पे ऐसा भी होता है कि कुछ लोग तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छी जानकारी फैला रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुष्प्रचार कर रहे हैं। है ना? तो उसके माध्यम से क्या होता है, कहीं न कहीं युवा पीढ़ी की हमें ज़्यादा चिंता रहती है, क्योंकि वो देखकर बहुत जल्दी, मतलब एंथुसियास्म ज़्यादा होता है उनके अंदर, तो वो ये रहता है कि कहीं गलत रास्ते पर ना चले जाएँ या गलत चीज़ों को अडॉप्ट ना कर लें। ठीक है? तो मेरा बस यही है सुझाव कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स को, सोशल मीडिया को आप इस्तेमाल करें, उनसे अच्छी चीज़ें, उनकी पॉज़िटिव चीज़ें गेन करें, ना कि उनकी नेगेटिव चीज़ें। और अगर आपको जीवन में ऐसा कुछ नेगेटिव आस-पास दिखता भी है, तो आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना हों, बल्कि उसे अवॉइड कर दें और अपने जो पाथ है आपका, उस पाथ की तरफ चलते रहें। उम्मीद है आपके आज के दिए गए समय और आपके विचारों से हमारे दर्शक काफ़ी लाभान्वित होंगे और उन्हें पसंद करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आप हमारे कार्यक्रम में आए, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। आभार। दोस्तों, आज के मेहमान के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। आप देख रहे थे द रूह टॉक्स, रोहेलखंड की आवाज़ हर दिल तक। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ, एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार।